हेलो स्टूडेंट्स, आर के शर्मा चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 10 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसके गणित विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। और मॉडल पेपर का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें आपको पहले प्रश्न में आपको 10 अभ्यासद दे रखे हैं और उनके जो सही विकल्प है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो आपके पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 129 बट्टा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7, यानी इसको आप 129 बट्टा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7, आपके पास 5 की पावर 14 हो जाएगी। और जब आप किसी परिमेय संख्या को देखते हो और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होते हैं तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है, यानी 129 बट्टा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, तो आपको ये बताना है कि बाकी 3 विकल्प हैं उनमें वो बहुपद द्विघात बहुपद है, जबकि एक विकल्प में बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है, तो वो छांट कर लिखना है। तो अक्स की पावर 2, तो जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अक्स की पावर 2 में चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इस वजह से ये द्विघात बहुपद है। ऑप्शन ब, अक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। ऑप्शन स, अक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो इस वजह से ये भी एक द्विघात बहुपद है। ऑप्शन द, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है, तो यह एक त्रिघात बहुपद है, न कि द्विघात बहुपद। तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। तो जब आप इसको विलोपन विधि से हल करते हो, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को जब हल किया जाता है तो पहले उसके गुणांक बराबर किए जाते हैं। तो आपके पास x का गुणांक भी बराबर है और y का गुणांक भी बराबर किया जाता है, फिर उनका चिन्ह देखा जाता है। अगर दोनों चरों के चिन्ह है वो समान है तो उनको घटा दिया जाता है, और अगर दोनों चरों के चिन्ह अलग अलग है तो उनको जोड़ दिया जाता है। तो अपन y को यहाँ से विलोपन करते हैं तो दोनों चरों के चिन्ह है वो अलग अलग हैं, तो इसको जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ते हो तो x प्लस x 2x हो गया, और प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 यानी 6 हो गया, यानी आपके पास 2x बराबर 6 हो गया। तो x बराबर आपके पास 6 बट्टा 2 यानी 3 हो जाएगा, यानी आपके पास x का मान 3 आएगा, और x का मान 3 है वो आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 1 होगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां होती है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघात सूत्र। ये 3 विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां होती है। तो आपके पास ए ऑप्शन है वो गुणनखंड विधि है, तो ये भी आपकी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है।
पूर्ण वर्ग विधि भी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि होती है और द्विघात सूत्र भी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि होती है। यानी आपका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो इसमें पहला पद आपके पास 4 है, तो प्रथम पद आपके पास a बराबर हो जाएगा 4, a बराबर आपके पास 4 हो जाएगा। और सार्वंतर जब निकालते हो d तो वो होता है a2 माइनस a1। a2 आपके पास 10 है, 10 माइनस a1 आपके पास 4 है, तो सार्वंतर आपके पास हो गया 6। यानी आपके पास प्रथम पद 4 हो जाएगा और सार्वंतर 6 हो जाएगा। तो जब आप देखते हो तो आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास बराबर आपके पास हो जाएगा 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या आपके पास 3.5 है, तो 2 गुणा 3.5, और 3.5 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 7 सेंटीमीटर होगा। यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। यानी आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो -3 है वो अक्ष का मान है, x बराबर -3 है, और y बराबर 5 है। तो जब किसी समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कार्तीय तल का निर्माण होता है, और कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश बनते हैं। उनमें से प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान धनात्मक होता है, द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक होता है, y का मान धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान धनात्मक होता है, y का मान ऋणात्मक होता है। तो आपके पास x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है, तो बिंदु -3, 5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, tan 45 प्लस कोट 45 का मान होगा। तो tan 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 + 1 यानी tan 45 प्लस कोट 45 का मान 2 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, cos 90 - 48 का मान होगा। cos 90 - थीटा आपके पास sin थीटा होता है, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ पर 48 है, तो cos 90 - 48 यानी sin 48 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। निम्न में से माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। सिग्मा x/n ये भी है, सिग्मा x + AH/n ये भी है, सिग्मा fx/n ये भी है, और सिग्मा fd/n ये नहीं है। यानी आपका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको x दे रखा है और f दे रखा है। तो अगर आपके पास सारणी दे रखी होती है तब बहुलक ज्ञात करने का सीधा सा तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो सबसे अधिक बारंबारता आपके पास 8 है, उसके संगत विचर का मान देखो तो उसके संगत विचर का मान 7 है। तो सबसे अधिक बारंबारता 8 है जिसके संगत विचर का मान 7 है, तो इसका बहुलक 7 होगा। यानी आपका ये मतलब हो गया कि 7 है वो सबसे अधिक बार आया है, यानी 8 बार आया है,
तो इसका बहुलक 7 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो किसी घटना की प्रायिकता है P ऑफ ई, वो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है या 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। यानी कभी भी प्रायिकता है वो कभी ऋणात्मक नहीं होगी और न ही कभी 1 से बड़ी होगी। तो जब आप इस ऑप्शन को देखते हो तो 2/3 है, उसका मान आपके पास 2/3 का मान 0.66 होता है, तो ये आपकी प्रायिकता हो सकती है। माइनस का 1.5 है, तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और उसके आंसर हैं वो उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो समीकरण निकाय का हल होता है। तो यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2 तो समीकरण निकाय संगत होता है और दोनों रेखाएं आपस में संपाती होती हैं, यानी दोनों रेखाओं का जो पथ होता है वह समान होता है। और इस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आपके इसमें जो रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल अपरिमित रूप से अनेक होता है। अपरिमित रूप से अनेक। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, दूसरे के पहले का खाली जगह में आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। दूसरा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10 8 6 4 का 7वां पद है, यानी आपको 7वां पद बताना है। तो आपके पास समांतर श्रेणी 10 8 6 4 है। तो A बराबर आपके पास 10 हो गया, D बराबर आपके पास हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 10 और 8 माइनस 10 आपके पास -2 हो गया, यानी सार्वंतर आपके पास -2 है। A आपके पास 10 है और n बराबर 7वां पद निकालना है तो 7 हो जाएगा, यानी आपके पास A बराबर 10 हो गया, D बराबर -2 हो गया और n बराबर 7 हो गया। और जब आपके पास प्रथम पद A, सार्वंतर D और n पदों की संख्या दी हुई हो तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। A आपके पास 10 है प्लस n आपके पास 7 है -1 गुणा D आपके पास -2 है, तो 10 प्लस 7 - 1 6 हो गया, 6 गुणा -2, 6 गुणा -2 आपके पास माइनस का 12 हो जाएगा, तो 10 - 12 यानी -2 हो गया। यानी आपके पास समांतर श्रेणी 10 8 6, 4 का 7वां पद होगा वो -2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर बिंदु है वो वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो उस बिंदु से वृत्त पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर बिंदु है वो वृत्त के बाहर स्थित है, यानी वो बिंदु बाहरी बिंदु है, तो उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जैसे मान लेते हैं ए आपके पास कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक x1, y1 है, और बी बिंदु है, उसके निर्देशांक आपके पास x2, y2 है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होगा, वो होगा ए बी, यानी दूरी ए बी होगी, उन दोनों के बीच की दूरी वो हो जाएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपके पास √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपके पास कोस थीटा होता है, यानी साइन थीटा का पूरा कोण कोस थीटा होता है और कोस थीटा का पूरा कोण साइन थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपके पास कोस थीटा हो गया। तो आपके पास 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो कोस थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका होगी। तो दिए गए बंटन की माध्यिका निकालने के लिए आपको पहले इनको आरोही क्रम में बदलना होता है। तो आरोही क्रम में बदलने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 3 है, फिर आपके पास 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर आपके पास 9 है। तो जब पहले दिए गए बंटन का माध्यिका या माध्यक निकालना हो तो पहले उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद में आप देखते हो कि वो कुल कितने बंटन हैं। तो इनके बंटनों की संख्या गिनते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कुल संख्या ये अगर विषम संख्या है तो आपको माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है n+1/2 वह पद। तो इसमें कुल पद हैं वो 7 हैं, यानी ये एक विषम संख्या है, तो इसका जो पद होगा वो होगा n+1/2 पद इसका माध्यक होगा। तो n+1 n 7 पद है तो n का मान 7 हो गया, तो 7 + 1/2, तो 7 + 1 8/2 यानी 4वां पद। और 4वां पद इसके पास आपके पास पहला पद 3 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 5 है और चौथा पद 6 है। तो इस दिए गए बंटन का जो माध्यक होगा वो माध्यिका या माध्यक होगा वो 6 होगा। भाग है क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आपको दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, महत्तम दे रखा है और लय पूछा है। तो दो संख्याओं के गुणनफल तथा उसके लय तथा महत्तम के बीच में एक संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उसके लय और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो लय गुणा महत्तम हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 180 है, तो 180 बराबर लय आपको पूछा है, तो लय गुणा महत्तम आपके पास 3 है। तो यानी 180 बराबर आपके पास लय गुणा 3 हो गया। अगर 180 बराबर लय गुणा 3 है तो लय बराबर आपके पास हो जाएगा 180/3 यानी 60। यानी थर्ड क्वेश्चन के जो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उसका लय होगा वो 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, x² + 3x + 1 को x-2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको भाग देना है x² + 3x
क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है x माइनस 2 का। तो भाज्य में आपके पास चर राशि की अधिकतम घात 2 है और भाजक में चर राशि की अधिकतम घात 1 है। तो 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1 बार भाग जाएगा। फिर x को आप x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x को जब माइनस 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2x। फिर घटाओगे तो नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, और चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2x। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x और 2x ये हो जाएगा 5x प्लस 1। अब चर राशि की अधिकतम घात, इसमें भाज्य में 5x है और भाजक में x है। तो 5x में जब x का भाग देते हो तो 5 बार जाता है, तो प्लस का 5 हो जाएगा, और 5 को जब x से गुणा करोगे तो 5x, और 5 को जब माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 10। घटाओगे तो इनका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का 5x हो गया और प्लस का 10 हो गया। तो प्लस और माइनस 5x तो हो जाएगा कैंसिल, और प्लस का 1 और प्लस का 10 ये आपके पास 11 हो जाएगा। यानी आपके पास भागफल x प्लस 5 आएगा और शेषफल आपके पास 11 आएगा। यानी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर आपके पास शेषफल होगा वो 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अगर शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो तो आपके पास बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो अगर इससे बहुपद की तुलना की जाती है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और x का गुणांक यहाँ पे आपके पास 6 है, तो योग 6 होगा, लेकिन मान प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो अगर आप दोनों की तुलना करते हो और दोनों चिन्ह समान हैं तो मान हमेशा आपको धनात्मक लेना है, यानी योग होगा वो शून्यकों का 6 हो जाएगा, और गुणनफल है वो प्लस का 7 हो जाएगा। यानी आपके पास शून्यकों का योग प्लस का 6 रहेगा और शून्यकों का गुणनफल प्लस का 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने के लिए शर्त लिखिए। यदि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर होता है और उसका मान c1 बट्टा c2 के बराबर c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं होता है तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत होता है और इस दोनों रेखाएं समांतर होती है तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। कंडीशन सेकंड, a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर हो और उसका मान c1 बट्टा c2 के बराबर हो। तो अगर तीनों मान बराबर हैं तो समीकरण निकाय संगत होता है, रेखाएं आपस में संपाती होती है, समीकरण निकाय का अनेक हल होते हैं। लेकिन जब a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता है तो समीकरण निकाय संगत होता है। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद करने की वजह से उन दोनों समीकरण निकायों का केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। तो दो चरों वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने के लिए शर्त यह होगी कि a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आप 2x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 4 बराबर 0 में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया अक्स स्क्वायर, और इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा 3/2 अक्स, और ये हो जाएगा 4/2 यानी 2 बराबर 0। यानी ये 2 इधर गुणा में है, दूसरी साइड में जाके 0/2 होके 0 हो जाएगा, और आपके पास समीकरण बन जाएगी, वो बन जाएगी अक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 4/2 2 हो गया बराबर 0। यानी समीकरण आपके पास आई है वो अक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो गया। और 2 चरों वाले द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसकी तुलना अगर करते हो तो a बराबर आपके पास 1 है, b बराबर आपके पास 3/2 हो गया, और c बराबर आपके पास प्लस का 2 हो गया। और शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है वो माइनस का b/a होता है, यानी माइनस का शून्यकों का योग बराबर हो गया आपके पास माइनस का b/a, माइनस का b/a माइनस, और b का मान आपके पास 3/2 था और a का मान 1 है, तो माइनस का 3/2/1 ये हो गया माइनस का 3/2। यानी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 में मूलों का योग होगा वो माइनस के 3/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र होता है वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। यानी किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निर्देशांक 4,3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। 4,3 में भुज और कोटि का मान बताना है। भुज का मतलब होता है अक्ष का मान और कोटि का मतलब होता है वाई का मान। तो इसमें अक्ष का मान 4 है तो भुज आपके पास 4 हो जाएगा, और कोटि का मतलब होता है वाई का मान, तो वाई का मान यहाँ पे 3 है तो कोटि आपके पास 3 हो जाएगी। तो निर्देशांक 4,3 में भुज 4 हो जाएगा और कोटि 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मान ज्ञात कीजिए कोस 30 माइनस साइन 60। कोस 30 माइनस साइन 60, कोस 30 का मान आपके पास √3/2 होता है, माइनस और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। तो √3/2 माइनस √3/2 बराबर 0 हो गया, यानी कोस 30 माइनस साइन 60 बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 3x बराबर 1 है। अगर साइन के पदों में दे रखा है तो आपको ये देखना है कि साइन में कितने का मान है वो 1 होता है। तो एक मान होता है वो साइन 90 का होता है, तो साइन 3x बराबर साइन 90 हो गया। दोनों और साइन इनवर्स लोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 3x बराबर आपके पास 90 हो जाएगा। तो x बराबर आपके पास 90/3 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। यानी साइन 3x बराबर 1 है तो आपके पास x का मान आएगा वो 30 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करो। और बंटन जब दे रखा होता है या परीक्षण दे रखे होते हैं
तो उनका माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या माध्य निकालना है। प्रेक्षण आपके पास 10 + 12 + 8 + 7 + 13 हो गया और बट्टे में कुल प्रेक्षण है वो 5 है। तो 10 + 12 22, 8 30, 7 37 और 13 50 हो गया। तो 50/5 यानी प्रेक्षण आपके पास प्रेक्षणों का जो माध्यक होगा या बंटन का माध्यक होगा वो 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित या पटाने की संभावना क्या होगी? तो यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो वहाँ पे कुल संभावनाएं हैं वो 2 बनती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुल संभावनाएं आपके पास 2 हैं। चित या पटाने के लिए जो अनुकूल संभावना होगी वो 1 होगी और प्रायिकता आपके पास 1/2 हो जाएगी। अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटनाएं यानी 1/2 हो जाएगा।